नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, पटना के गर्दनी बाग में अब भी डटे हुए हैं अभ्यर्थी। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मुलाकातों का दौर भी चल रहा है और अभ्यर्थी इसी बीच सड़कों पर भी उतरे थे। लेकिन ऐसे में अब बड़ा सवाल यही पूछा जा रहा है कि आखिर मामला अब तक क्यों नहीं सुलझा है, कहां पर पेच अब भी अटका हुआ है। तो आइए फिर इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत, बिल्कुल अनफिल्टर्ड बातचीत जाने माने शिक्षक रमांशु सर से करेंगे। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, आप जानते हैं कि मुलाकातों का सिलसिला भी चल रहा है, सड़कों पर भी उतर चुके हैं अभ्यर्थी, लेकिन अब भी मामला क्यों नहीं सुलझा? देखिए, मामला दो स्तर पे है। पहला है नियम कानून को लेके और दूसरा है करप्शन के लेवल पे। नियम कानून क्या कि कोई परीक्षा कैसे संचालित होनी चाहिए, और करप्शन क्या कि जो भी परीक्षाएं हैं उसमें पारदर्शिता की कमी है। तो ये दो मुद्दे हैं। तो इस बात के लिए बच्चे उतरे हुए हैं। अब उसमें क्या है कि कल जो इन लोग का प्रोटेस्ट हुआ है सड़क पे, तो कल उसके साथ साथ 2-3 प्रोटेस्ट और थे, तो काफ़ी भीड़ थी, सबके अपने अपने मांग थी, सब सारी चीज़ें। तो प्रशासन हमेशा ये चाहती है कि इसको वो रोके। अब कल आप देखे होंगे कि अब तक के बिहार में जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं, कल सबसे ज़्यादा हाई सिक्योरिटी थी और लगभग 4000 पुलिस वाले जो है सड़क पे थे, और हर वो चीज़ पुलिस के पास जो होनी चाहिए थी कल थी। आप बख्तरबंद गाड़ी से लेके और जो है वाटर कैनन से लेके और जो है टीयर गैस सब कुछ था, और आईपीएस से लेके कांस्टेबल सारे लोग सड़क पे थे। यानी कल का प्रोटेस्ट जो है हर तरह से बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट था अभी बिहार के इतिहास में, और भी जो बहुत सारे हुए हैं, क्योंकि कल ये नहीं चाहते थे जिस प्रकार संख्या थी कि कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं कि ये राजभवन तक या मुख्यमंत्री आवास तक पहुंच जाते, इसलिए कई लेयर में जो है सिक्योरिटी की गई थी। तो पहला तो प्रशासन का यही उद्देश्य होता है कि इस तरह की घटनाएं नहीं घटें, क्योंकि जब इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो चाहे प्रशासन हो चाहे आम जनता, दोनों को नुकसान होता है। लेकिन आप अगर मांग नहीं मानेंगे तो यही एक तरीका हमारे पूर्वजों ने सिखाया है। महात्मा गांधी जी से लेके और भगत सिंह ने और सब लोगों ने यही सिखाया, और लालू जी से लेके और नीतीश कुमार जी ने यही सिखाया है कि भाई जब तुम्हारी मांग ना पूरी हो तो तुम जेपी गोलंबर पे आ जाओ, तुम गांधी मैदान आ जाओ तो तुम्हारी मांग पूरी हो जाएगी। तो बच्चे वहाँ पहुँच जाते हैं। गांधी मैदान इसीलिए पॉपुलर है, मांगों को मंगवाने के लिए। जी जी जी। तो भाई जब उन्होंने सिखाया तो बच्चे उसको फॉलो करेंगे ही। तो अब ऐसे में कौन इस समस्या का समाधान कर सकता है? तो ये लोग कहीं ना कहीं बच्चों को बेवकूफ़ बनाने का प्रयास करते हैं, और ये लोग जाके चीफ सेक्रेटरी से मिलवाते हैं। चीफ सेक्रेटरी एक अधिकारी है जिसको हम नौकरशाह कहते हैं। नौकरशाह का मेन काम क्या होता है कि सिचुएशंस को इस तरह बनाना कि प्रॉब्लम सॉल्व तो ना हो लेकिन सामने वाला खुश हो जाए। प्रॉब्लम सॉल्व ना हो लेकिन सामने वाला खुश खुश भी हो हो जाए। जी। अब चूंकि ये सारे बच्चे हैं, पिछले बार भी ये समस्या आई थी, और हम लोग के पास भी इसी प्रकार से अधिकारी आए थे, और आके उन्होंने कहा था कि चलिए आपको हम चीफ सेक्रेटरी से मिला देते हैं। तो हमने कहा कि चीफ सेक्रेटरी और बीपीएससी का चेयरमैन, उन दोनों का आपस में कोई कंपेरिजन नहीं। अगर आपको हमें मिलवाना है तो माननीय चीफ मिनिस्टर से मिलवाइए। अब चीफ मिनिस्टर साहब डिसीजन लेंगे तो वो बीपीएससी भी फॉलो करेगा, क्योंकि असली अथॉरिटी जो है चीफ मिनिस्टर होता है। ये लोकतंत्र है ना, डेमोक्रेसी है। इसमें मुख्य सचिव का कोई रोल नहीं। मुख्य सचिव एक एग्जीक्यूटिव होता है, और जो लेजिस्लेटिव कहती है उसको फॉलो करता है। एक प्रकार का वो सबसे बड़ा नौकर है, नौकरों का मालिक है और कुछ नहीं है। तो वो अपने मन से डिसीजन नहीं ले सकता, तो वो नौकर है। डिसीजन देने वाला व्यक्ति कौन है? हमारे जो सम्राट चौधरी जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री, वो डिसीजन लेंगे। और इसीलिए वो मिलना नहीं चाहते हैं कि अगर एक बार वो मिल लिए और उन्होंने कह दिया कि हाँ हम करेंगे, तो उनको करना पड़ेगा। तो उनको करना पड़ेगा, कोई इफ बट फिर नहीं। कोई इफ एंड बट नहीं। लेकिन अगर प्रशासनिक अधिकारी से मिलते हैं तो नहीं करेगा, तो क्या होगा? तो गुस्साएंगे सीएम साहब, तो उसको जो है सस्पेंड कर देंगे, काम खत्म। और बीपीएससी का चेयरमैन वो एक जो है चीफ सेक्रेटरी का एक शब्द नहीं सुनने वाला। मनु भाई परमार जी जो हैं, चाहे और भी बोर्ड के हैं, वो नहीं सुनने वाले। वो अपने आप को हर चीज़, अच्छा हैं भी, सीनियर भी हैं, रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, सीनियर भी हैं, तो वो उनसे बहुत आगे हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के हेड हैं। और ये जो है एक्जीक्यूटिव बॉडी के हेड हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का हेड हमेशा एक्जीक्यूटिव बॉडी के हेड से सीनियर होता है, पावरफुल होता है। तो ये कुछ नहीं उसका बिगाड़ सकते, सजेशन दे सकते हैं। तो सजेशन देने के लिए थोड़ा ना आपको मिलना है, आपको डिसीजन लेने के लिए मिलना है। तो इसीलिए जो है अभी समस्या का, अब चूंकि उन्होंने 24 घंटे का टाइम मांगा है, और तो आपको लगता है कि 24 घंटों के अंदर तमाम समस्याओं का समाधान हो जाएगा? देखिए, अब उन्होंने कल जिस प्रकार से रिएक्ट किया, अरे ये भी समस्या है,
और ये समस्या है। सर पकड़ लिया था लाइब्रेरियन वाला मुद्दा सुन करके अभी वो ये समस्या है। अरे संविदा का, अरे संविदा आप ही बनाए हैं और बच्चों से कह रहे हैं कि संविदा का समस्या है। आप जो है इतने साल से बिहार में शासन कर रहे हैं और इतने बार सड़क पे लड़के उतर रहे हैं और आप पूछ रहे हैं कि अरे ये समस्या है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप उस पद पर बैठने लायक नहीं, बिकॉज यू आर एट द हाईएस्ट पोस्ट इन अ स्टेट, यू आर द चीफ सेक्रेटरी। और आपको अगर राज्य के बारे में जानकारी नहीं है तो आप उस पद लायक बिल्कुल नहीं। कल लड़के सड़क पे उतर गए, लाठीचार्ज हो रहा है, तब आपको समझ में आया। जब ये डिसीजन लिया गया होगा कि भाई हमको सिक्योरिटी प्रदान करनी है और हमको पुलिस से डिप्लॉय करना है, तो ये डिसीजन तो आप ही लिए होंगे, क्योंकि ये डिसीजन कभी भी आईपीएस अधिकारी नहीं लेता है कितने पुलिस आएंगे। ये डिसीजन हमेशा आईएएस अधिकारी लेता है और डीएम आपसे परमिशन लिया होगा। तो आपने पूछा होगा कि आखिर क्या कारण है, तो वो कहेंगे कि सर ऐसा ऐसा कारण है, बच्चे इसलिए सड़क पे उतरे हैं। उस समय आपको जानकारी नहीं मिली और बच्चों को बुला के बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करो, अरे मुझे ये जानकारी नहीं, मुझे वो जानकारी नहीं। और फिर आप क्या करेंगे, फिर आप कहेंगे कि देखिए हम लोगों ने कमेटी बना दी है जिसमें 5 जो है क्या नाम है हाई कोर्ट के जज होंगे, तो वो बेटा 3 महीने में निर्णय लेगी, तब तक आप लोग जाइए पढ़ाई कीजिए। हाँ, कुछ ऐसे मुद्दे हैं, छोटे मोटे मुद्दे, उसको सुलझा देंगे, देखिए इतना कर दिया ना, अब आगे भी कर देंगे। बच्चे इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं। तो सारा का सारा पेंच यहाँ फंसा हुआ है कि बच्चों को इसलिए बुलाया गया कि प्रोटेस्ट को ख़त्म किया जाए, कि बच्चों को इसलिए बुलाया गया कि समस्या का समाधान किया जाए। दोनों अंतर। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि सरकार आंदोलन को खत्म करना चाह रही है, इसी वजह से ये मुलाकात हुई। बिल्कुल बिल्कुल, समाधान निकालना नहीं चाह रही है। समाधान इतनी आसानी से निकल ही नहीं सकता। समाधान का मतलब ये होगा कि कम से कम 100 लोग जेल में और 100 वरिष्ठ अधिकारी जेल में होंगे। तो क्या आपको लगता है कि माननीय सम्राट चौधरी जी 100 वरिष्ठ अधिकारी और कुछ नेताओं को और कुछ लोगों को जेल भेजने की क्षमता रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं। सूबे के मुखिया है, गार्जियन है। सूबे का मुखिया होना एक अलग बात है। गार्जियन है, गार्जियन ही तो सही और गलत का फैसला करेगा। हम गार्जियन एक सजा भी वही देगा, पुरस्कार भी वही देगा। ये कहने को है, वो अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में लगे हैं, क्योंकि जानते हैं कि यहाँ के बहुत सारे अधिकारी हमसे ज़्यादा पावरफुल हैं। ये तो जो है बीपीएससी के अधिकारी को उन्होंने जो है तुरंत सस्पेंड कर दिया, लेकिन बाकी सारे अधिकारियों को जानते हैं कि ये सब हमसे सुपरसीड हैं। एक मुख्यमंत्री होता है जिसको पूरी जनता पसंद करती हो, और एक मुख्यमंत्री होता है जिसको बैठा दिया जाता है। लालू जी थे जिनको जनता पसंद करती थी, नीतीश कुमार थे जिनको जनता पसंद करती थी, सम्राट चौधरी सूबे के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सूबे ने उनको मुख्यमंत्री नहीं चुना है। तो उनका पहला प्रायोरिटी होता है किस प्रकार हम अपने कुर्सी को बचाएं, तो इसलिए वो काम कर रहे हैं। वरना चंद कदमों की दूरी पे है। जिस बच्चों ने आपको चुना है और आपको लगता है तो चले आते 10 मिनट। गुरुजी, प्रोटोकॉल भी होता है। ये बात हम आपको क्यों बता रहे हैं, आप बखूबी जानते हैं कि प्रोटोकॉल होता है, ऐसे कैसे चले आते हैं। अभी बांकीपुर के चुनाव में 40 सांसद और कई केंद्रीय मंत्री गली गली पैदल घूम रहे थे। उस समय प्रोटोकॉल भूल गए थे लोग। उस समय प्रोटोकॉल नहीं चल रहा था। जनता के लिए और बच्चों के लिए प्रोटोकॉल। आज अगर हमारा बच्चा बीमार हो जाएगा तो मैं प्रोटोकॉल देखूंगा कि सारे प्रोटोकॉल को तोड़ के उसका इलाज करूंगा। तो बच्चे तुम्हारे मार खा रहे हैं, आपके बच्चे सड़कों पे लेटे हुए हैं, बच्चों को कुत्ता कहा जा रहा है, और आज आप प्रोटोकॉल देख रहे हैं। लेकिन हम आपको एक जानकारी दे दें कि आधी रात में भी बैठक कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी फुल एक्शन मोड में, रात को सो भी नहीं पा रहे, लगातार मुसलसल बैठक हो रही है। देखिए, अंग्रेजों ने यही सिखाया कि बैठक करो और मीडिया के माध्यम से सूचना दो कि हम बैठक कर रहे हैं। कमेटी बनाओ और मीडिया के माध्यम से सूचित करो कि कमेटी बना दिया गया। निर्णय क्या लिए? होगा तो 24 घंटे का टाइम मांगा है उन्होंने ना, तो 24 घंटे हम लोग देख लेते हैं। 20 घंटे तो बीत ही गए। कल सुबह ही 10 बजे से तो शुरू हुआ था, आज 2 बजे हो गया ना। 2 बजे जो है अपने आंदोलन पीक पे था और लगभग 4 बजे के करीब बच्चे मिले हैं। तो अब तो सिर्फ और सिर्फ जो है 22 घंटे बीत चुके हैं, 2 घंटे हैं। तो चीफ सेक्रेटरी साहब का तो मियाद पूरा हो चुका है। फिर भी बच्चों ने कहा कि नहीं 48 घंटे ले लीजिए। तो चलिए 24 घंटे हम और देते हैं, देखते हैं क्या क्या डिसीजन ले लेते हैं। नहीं, आपके पास तो जानकारी और खबरें आती रहती हैं, क्या हलचल दिखाई दे रही है? देखिए, सब परेशान तो सब हैं, क्योंकि अभी बहुत सारी विपक्षी पार्टियां जो बैठी हुई हैं दिल्ली में, वो सब यहाँ आने की तैयारी कर रही हैं।
क्या बात करें, दिल्ली वाले भी बिहार आने की तैयारी कर रहे हैं, पटना आने की तैयारी बिल्कुल, कर बहुत सारे आंदोलन जो है वो सब वहाँ से आने को तैयारी कर रहे हैं अच्छा। और बिहार के हर जिले से लोगों को बुलाया जा रहा है कि आप लोग आंदोलन में शरीक होइए। हम्म। तो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, तो स्वाभाविक है कि मुख्यमंत्री जी तो बैठेंगे। तो क्या मुख्यमंत्री जी इसलिए बैठक ले रहे हैं कि समस्याओं का समाधान करना है, कि क्या मुख्यमंत्री जी इसलिए अब बैठक ले रहे हैं कि इन समस्याओं पे क्या किया जाए कि ये टल जाए? तो देखिए निर्णय क्या होता है। देखिए निर्णय क्या होता है, लेकिन इसी बवाल के बीच एक और मुद्दा है गुरुजी, जो तूल पकड़ता जा रहा है। हम समझना चाहेंगे कि क्या है सीडीपी, क्या है गुरुजी? देखिए दरअसल क्या है कि जो टीआरई का मुद्दा चल रहा है उसमें, तो उस मुद्दे में क्या था कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या हो, इसी बात की लड़ाई हो रही, और कोई लड़ाई नहीं है। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या हो, तो बच्चों का डिमांड है कि जो पहले एग्ज़ाम का पैटर्न था वो भी इसमें रखा जाए, और कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं। तो दूसरा जो सारी वैकेंसी जो निकलनी है, तो ये हो जा रहा है कि जो सीटें कम हैं उसमें ज़्यादा निकालिए, तो और सीटों की बात है। तो जब पैटर्न की बात हो रही है, तो जब कोई सरकार कोई पैटर्न को बदलती है तो एक टाइम देती है कि हम आपको भाई साल भर का टाइम देते हैं और नेक्स्ट बार से इसको हम फॉलो करेंगे। तो बच्चों का ये मांगना है कि बीपीएससी टीआरई 5 जब होगा तो आपको जितने परिवर्तन करने हैं कर लीजिएगा, लेकिन जो बीपीएससी टीआरई 4 हो रहा है, जिसके बच्चे 2.5 साल से तैयारी कर रहे हैं, उस चीज़ को आप पुराने पैटर्न पे ही कीजिए, ये बात हो रही है। लेकिन बीपीएससी और उसके अधिकारी एकदम अड़े हुए हैं कि नहीं साहब, जो नया पैटर्न बना दिया हम उसी पे करेंगे, तो बच्चे उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब उसमें ये हुआ कि जो कोर्स बना है, उस कोर्स में पहले था कि जनरल स्टडीज़ होगा, अब जनरल स्टडीज़ हटा के 150 क्वेश्चन में पीटी में उन्होंने एक नया चीज़ डाला दिया, सीडीपी, और ये गलती से छात्र नेता से हो गया। बाद में उनको समझ में आया कि उनसे ब्लंडर हुआ है। तो अब वो लोग, तो प्रशासन तो तैयार ही है कि आपके आंदोलन को बर्बाद कर दिया जाए, छात्र नेताओं को बेइज्जत कर दिया जाए, लड़के और छात्र नेताओं में फूट पैदा कर दिया जाए, तो बैठा ही हुआ है। लेकिन आपको संभल के जाना चाहिए, गलती तो जो हो गई है, अब उसको जो है ख़त्म किया जाए। तो मेन यही हो रहा है कि अभी तक तो मुद्दा था कि पीटी हटा के, मेंस हटा के एक पेपर किया जाए, अब ये हो रहा है कोर्स को लेके। तो बच्चे कुछ इसलिए एग्री हो रहे हैं कि भाई पीटी करा लिए, जीएस ठीक है, कम से कम सीडीपी हटा दीजिए, क्योंकि लड़के बहुत सारे ऑलरेडी जो है जो सीटेट दे चुके हैं। क्या नुकसान होगा सीडीपी से, अभ्यर्थियों का क्या नुकसान ये होगा? अनावश्यक चीज़ है, लड़के ये सब पास करके आ चुके हैं और इसकी कोई आवश्यकता नहीं, और किसी भी भारत के किसी भी राज्य के एग्जाम में पैटर्न में ये सब शामिल नहीं किया अगर जाता। पास करके आ चुके हैं तो ये भी पास कर लेंगे, बवाल क्यों हो रहा है बवाल सीडीपी इसलिए हुआ है कि इसमें बहुत सारे बच्चे हैं, ये जो पहले से जो पढ़ रहे हैं, जो 2.5 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल से पहले, वो छूट चुका है उनका। अब वो तैयारी, डर रहे हैं, वो डर नहीं रहे हैं, डर घबरा गए हैं। ना घबरा रहे हैं ना डर रहे हैं। जो बच्चा परीक्षा में जाता है वो डर और घबरा के नहीं जाता है। प्रॉब्लम ये हो गई है कि हमने आपसे कहा कि बेटा परीक्षा की तैयारी करो, एग्जाम होगा। तो हमने पूछा सर परीक्षा में क्या पूछेंगे, तो कहा जो पहला पैटर्न है वही पूछेंगे। तो क्या कहा, पहला पैटर्न क्या था, तो कहा कि मैं आप जो है गंगा जी नदी में बस तैरिए, यही हम पूछेंगे। तो हम प्रयास करके बाढ़ में भी गंगा नदी में तैर रहे हैं। जब परीक्षा का डेट अनाउंस हुआ, सीट आई, तो कहा कि सर एग्जाम का पैटर्न क्या है, कहा अब आपको पेड़ पे चढ़ना है। तो बच्चे कह रहे हैं कि गंगा में हमको तुम डुबा दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पेड़ पे चढ़ाने वाला कहाँ आ गया। कहा 3 महीने का टाइम तो दे रहे हैं तुम्हें, 3 महीने का टाइम, कहा 3 महीने में नहीं सीखा जा सकता। तो आप कम से कम या तो अब साल भर देंगे तो चाह ही रही सरकार की आगे खिंच जाए। तो बच्चों का कहना है, और ये भी कोर्ट का भी यह डिसीजन कई मामलों में आया हुआ है कि जब भी पैटर्न बदलना होता है तो नेक्स्ट बार से बदला जाता है, इस बार से नहीं। तो इसलिए जो है बच्चों ने यही कहा कि इसमें एक ही एग्ज़ाम जो आपने पहले पैटर्न बनाया उसी को फॉलो कीजिए, हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा, बच्चों को हो सकता है कि 2 स्टेज पे भी आपत्ति नहीं होती, लेकिन उन्होंने जो सिलेबस बनाया उससे आपत्ति हो गई। अगर वो ये कहते कि हम 2 स्टेज में लेना चाहते हैं और फर्स्ट स्टेज में जो है हम आपसे ये प्रश्न पूछेंगे और सेकंड स्टेज में ये प्रश्न पूछेंगे, जैसे दरोगा और रोगा का पेपर होता है, तो तब भी बच्चों को आपत्ति नहीं होती। लेकिन उन्होंने क्या कर दिया कि फर्स्ट में जो जीएस को प्राथमिकता दे दी पूरा का पूरा, और सेकंड में जो सब्जेक्ट और बाकी पैटर्न था। तो लड़कों ने कहा कि साहब हम बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं, फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, हमको पॉलिटी नहीं आती, हमको इकोनॉमिक्स नहीं आता, और 3 महीने में हम उसको कवर नहीं कर पाएंगे। तो सर वो मत पूछिए, आप फिजिक्स बनाना चाहते हैं तो फिजिक्स हमसे पूछ लीजिए, केमिस्ट्री हमसे पूछ लीजिए, बायोलॉजी। इसी बात का एक बहुत छोटा मुद्दा है, और ये बच्चों का मुद्दा नहीं होना चाहिए। ये था, ये तकनीकी रूप से जिस व्यक्ति ने डाला है उससे पूछा जाना चाहिए कि तुमने ये कैसे कर दिया, ये क्या बेवकूफ़ी भरा डिसीजन है। तो ये सारी की सारी प्रशासनिक चूक और प्रशासनिक गलती है जो सुधरना चाहिए, और बच्चे उसी की मांग कर रहे हैं, और कोई मांग नहीं। और कोई मांग नहीं करे। मेरा अंतिम सवाल सर आपसे ये होगा कि अब आगे क्या लगता है, कब तक अभ्यर्थियों को इसी तरह से रोड के किनारे यानी कि पटना के गर्दनी बाग में इसी हालत में बैठना पड़ेगा?
देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है जो टीआरई वाले बच्चे हैं, हाँ। उनकी समस्या का समाधान तो हो जाना चाहिए। यानी कि एकल परीक्षा। हाँ, एकल परीक्षा वाला समाधान हो जाना चाहिए। सरकार को उसमें कोई नुकसान नहीं है। हम्म, पेपर टफ करना चाहें टफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें सरकार को भी कोई नुकसान नहीं है और बाकी ऐसी सारी चीज़ें नहीं हैं। लेकिन ये डिसीजन बेसिकली बीपीएससी लेगा, क्योंकि बीपीएससी वो बॉडी है जो एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा डिसाइड करता है, ये शिक्षा मंत्रालय डिसाइड नहीं करता। कोई भी मंत्रालय में बच्चों को सब नहीं मालूम है, बता दूं मैं, कोई भी मंत्रालय क्या कहता है कि शिक्षा मंत्रालय कहता है कि हमें जो है 40,000 टीचर चाहिए और वो 40,000 को जो है भेज देता है जो परीक्षा कंसर्न अथॉरिटी है उसके पास कि मुझे 40,000 टीचर चाहिए। अब वो डिसाइड करता है हमको कि एग्जाम एग्ज़ाम कैसे कैसे लेना लेना है। है, बिल्कुल, तो ये बीपीएससी के पास है, तो बीपीएससी को लेना चाहिए। लेकिन हाँ, चूँकि भारत में सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो अगर शिक्षा मंत्री, अगर मुख्यमंत्री बीपीएससी से रिक्वेस्ट करते हैं कि पुराने पैटर्न पे लीजिए, तो बच्चों को कोई आपत्ति नहीं और वो बात मान भी जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो है बीपीएससी बच्चों का प्रतिनिधि नहीं है, लेकिन शिक्षा मंत्री और जो है हमारे मुख्यमंत्री जो है ये हमारे प्रतिनिधि हैं, तो हमारी बात तो वही कहेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल तो अगर वो नहीं कह रहे तो हमको सड़क पर उतरना पड़ रहा है, तो हम उनकी अपनी बात बता रहे हैं, तो ये कर ले तो सारी तो ये तो टीआरई वाला मसला हो गया, और भी कई अभ्यर्थी वहां पर बैठे हुए, उनको कब तक बैठना देखिए, पड़ेगा? अब जो संविदा वाला मुद्दा है, हाँ। अब संविदा वाला मुद्दा बनाने के पीछे बहुत बड़े जो अधिकारी थे, माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब ही थे, तो ये वो जानते हैं सब कुछ। तो ये संविदा वाला अगर मुद्दा हट गया तो ये सारे एग्जाम में एक साथ हट जाएगा, और ये भी बहुत बड़ा डिसीजन नहीं आसानी से लिया जा सकता है, बहुत आसानी से लिया ठीक है। लेकिन वही कि उसके लिए जो है नियम बनता है, कानून बनेगा, तो वो रूल रेगुलेशन बना के उनको करना पड़ेगा, लेकिन वो आश्वासन दे के कहें कि हम कर रहे हैं और ये उसके लिए नोटिस जारी कर दें, तो बच्चे यानी कि लिखित में कुछ लिखित रूप में कर दें कि हम कर रहे हैं, मतलब प्रशासनिक रूप से लेटर, इसके लिए लेटर जारी हो, तो ये काम हो जाएगा, तो संविदा वाला मुद्दा भी समाप्त हो जाएगा। और संविदा वाला मुद्दा, दरोगा में क्या है कि वो भी एक जो है तकनीकी मुद्दा है, हाँ। और उसको भी जो है भर्ती आयोग को लेना है, तो वो भी एक सिंपल प्रोसेस है, बहुत कठिन नहीं है कि आपको क्वेश्चन पेपर देना है, आपको आंसर की के कार्बन कॉपी देनी है, आपको आंसर की जारी करना है ताकि बच्चे मिला सकें, और फिर अगर बच्चों का कोई विरोध है कि क्वेश्चन गलत का आंसर गलत है तो उनको टाइम दे दें, और फिर मेरिट जब जारी होती है तो बच्चों को मालूम हो जाए कि भाई मुझे कितना नंबर मिला है, कितना नहीं मिला है। तो ये भी बहुत मुश्किल मुद्दा है। लाइब्रेरियन की 18 साल पहले की वैकेंसी, और चूंकि बिहार में लाइब्रेरियन का कोर्स है, तो कोर्स इसीलिए कराया जाता है कि वो वैकेंसी निकलनी चाहिए। तो अगर हर स्कूल में जिस प्रकार जो है हमारे सम्राट चौधरी जी कह रहे हैं कि हम मॉडल स्कूल बनाएंगे, तो कोई भी मॉडल स्कूल बिना लाइब्रेरी कंप्लीट नहीं हो सकता, कोई भी मॉडल स्कूल बिना कंप्यूटर लैब के कंप्लीट नहीं हो सकता, कोई भी मॉडल स्कूल जो है बिना जो है वो क्राफ्ट वाला जो बच्चे होते हैं उसके बिना कंप्लीट नहीं हो सकता, फाइन आर्ट्स, कोई भी मॉडल स्कूल जो है वो ये जो म्यूज़िक होता है उसके बिना कंप्लीट नहीं होगा। तो अगर इतने सारे स्कूलों में वो भर्ती करें तो मुझे लगता है कि उनकी वैकेंसी भी आ जाएगी, तो एक ही मुद्दे से सारा का सारा मुद्दा सॉल्व हो जाएगा। बीपीएसएस और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ये तो बीपीएसएससी हो गया, अब बीपीएससी। बीपीएससी में सबसे बड़ा मुद्दा है करप्शन का। उसमें जो मेंस की कॉपी से लेके और पीटी की कॉपी तक है, पीटी के क्वेश्चन पेपर तक है, उसमें एक बहुत बड़ा जो है करप्शन इन्वॉल्व है, क्योंकि जिन कंपनियों को ये काम सौंपा गया है उन कंपनियों की सच्चाई एडीओ में सामने आ गई, जिसकी वजह से एडीओ का पेपर कैंसिल हो गया और इसको जो एक्सेप्ट भी उन्होंने किया। सेम टू सेम उसी कंपनी ने बाकी सारे के सारे एग्जाम कंडक्ट कराए हैं, तो क्यों ना बाकी सारे एग्जाम भी जो है निरस्त कर दिया जाए। जैसा झारखंड में यही निर्णय लिया गया कि एक कंपनी जो गलत काम में इन्वॉल्व थी और उसके जब एक कमी को पाया गया तो जितने भी उसने एग्जाम कंडक्ट कराए थे सबको कैंसिल किया गया। तो उस आधार पे ये तकनीकी मुद्दा है और लीगल भी है, और इस आधार पे जो है इस सारे के सारे बीपीएससी के एग्जाम को फिर से, और साथ ही साथ ये चेक इन भी होना चाहिए कि कौन लोग इसके पीछे जिम्मेदार थे। तो आपको लगता है कि ऐसा कुछ होने जा रहा है? तो वही मैंने कहा कि जहाँ वैकेंसी निकालनी है तो बहुत नियम परिवर्तन बहुत आसान है, लेकिन ये जो करप्शन वाला है ये बड़ा पेचीदा, ये इतना पेचीदा मुद्दा है कि इसमें बहुत सारे अधिकारी फंसेंगे, बहुत सारे शिक्षा माफिया फंसेंगे, और बहुत सारे हो सकता है नेता लोग भी फंसे। और नेता जब भी फंसेंगे तो पिछले 20-22 साल से सरकार है, यही सरकार है, तो इनके अपने नेता ही फंसेंगे। अगर यही काम मान लीजिए आरजेडी की सरकार होती और वो लोग किए होते तो ये तुरंत काम करते कि ये होना चाहिए। तो इसलिए सारी समस्याएं अगर हो जाए तो सारी समस्याओं का एक साथ समाधान हो जाए। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ बताया है गुरुजी ने, तफसील से हम लोगों ने बातचीत की है और आपको बताया है कि आखिर क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ हो सकता है। तो फिर ये पूरी चर्चा, पूरी बातचीत और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर दीजिएगा, और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।